हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। और जो आप आगे पढ़ रहे हैं बेटा, यानी कि जो अभी आप करंट पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ जो अब तक आपने पढ़ा है, प्रीवियस जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं बेटा, उसका रिवीजन भी आपका बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। तो बेटा आपको जैसा कि पता है, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। और इसके अंदर आपका चल रहा है बेटा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा, आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। और आज है इसका बेटा लेक्चर 8। वैसे तो लेक्चर 8 की कोई भी नीड नहीं लगती अगर बेटा हम लेक्चर 7 को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते, बट बेटा लेक्चर 7 ऑलरेडी 2.5 घंटे का हो गया था। और इसके अलावा फिर बेटा मुझे थोड़ा एक जरूरी काम भी आ गया था, इसलिए मुझे वो लेक्चर वहीं जल्दबाजी में बेटा जो है आपका क्या करना पड़ा था, आपका जो है वहीं पर रोकना पड़ा था। ठीक है बेटा, और अब जो है बेटा हम लेक्चर 8 में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। एक तो बेटा हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर रह गए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बेटा, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एक हमने लिखा है बेटा एनसीईआरटी रीडिंग। तो आपको याद होगा बेटा एनसीईआरटी रीडिंग हमारी रह रही है, कौन सी पार्ट हमारा एनसीईआरटी रीडिंग का रह रहा है। इससे हमारा जो बेटा पार्ट रह रहा है वो हमारा रह रहा है आपका रेगुलेशन वाला। आपने जो बेटा रेस्पिरेटरी रेगुलेशन पढ़ा था ना, उसकी एनसीईआरटी हमारी जो है रह गई थी। ठीक है, उसकी एनसीईआरटी आज हम पढ़ा देंगे। और आपको जो है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी हम आज आपको कराने वाले हैं। तो बेटा लेक्चर जो है ज़्यादा बड़ा ये होने नहीं वाला है, लगभग 30 to 40 मिनट्स के बीच का ये लेक्चर होगा। शुरुआत हम एनसीईआरटी रीडिंग से करेंगे। और जो आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कराने वाला हूँ उसके अंदर बेटा आपको ज़्यादा डिसऑर्डर्स पढ़ने नहीं है इस चैप्टर में। एक तो बेटा आपको अस्थमा पढ़ना है, उसके बाद एम्फाइसीमा पढ़ना है, देन उसके बाद बेटा आपको कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, आपको बेटा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, इतना ही हमारा शॉर्ट एंड सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ ऐसी तोप चीज नहीं है। आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और किसी भी बच्चे को अगर बेटा जो है नोट्स बनाने के लिए इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो, तो बेटा उसको कुछ नहीं करना है, उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहां से वो जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेगा। और इसी पीडीएफ को नहीं बेटा, अब तक जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं यूट्यूब पर, उन सब की जो पीडीएफ है बेटा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, तो देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है बेटा आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा। आप इस क्यूआर कोड को भी बेटा स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और चाहो तो बेटा आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां पर भी आपको जो है बेटा लिंक मिल जाएगी और वहां से आप जो है डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, और अब मैं बेटा एक चीज और सोच रहा था कि कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि आपके थोड़े से डाउट्स को बताने के लिए शायद एक टेलीग्राम चैनल तो है ही है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप और बनाना चाहिए। चलो देखते हैं आगे, उसके बारे में भी बेटा सोचेंगे। ठीक है, आओ देखो आज का जो है हम शुरू करते हैं। 1 मिनट कहाँ गया बेटा, देखो, चलो आओ देखो। तो बेटा सबसे पहले मैं एनसीईआरटी ही खोल लेता हूँ, आ जाओ चलो। ठीक है, देखो जरा ध्यान से आपकी एनसीईआरटी। 1 मिनट। तो बेटा आपका एनसीईआरटी दिख रही है, तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, आपको लिखा हुआ बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा बेटा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, आओ चलो। सबसे पहले बेटा हम इसी को पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे आपको याद होगा बेटा, हमने जो है आपको जब रेगुलेशन पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप आप बेटा लेक्चर स्किप करके नहीं आ रहे हो, आप जंपिंग नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, आप साल्टेशन नहीं कर रहे होंगे। ठीक है अभी आपको शायद साल्टेशन समझ में नहीं आया होगा बेटा। अगर कोई प्रीवियस ईयर का बच्चा होगा, यानी कि जो पढ़ के आपके जो है बेटा नीट का ड्रॉपर होगा, उसका सेकंड या थर्ड ड्रॉप होगा, या फिर उसका फर्स्ट ड्रॉप होगा, जिसने अच्छे से पढ़ी होगी 11th 12th में बायोलॉजी, तो बेटा वो साल्टेशन का मतलब समझ रहा होगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलो इन टर्म्स को भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर कोई बेटा जंपिंग जंपिंग करते हुए अगर लेक्चर्स देख रहा है तो यार कोई फायदा नहीं है। पूरे लेक्चर्स लो, अच्छे से देखो, आराम से देखो, कंसेप्ट को बिल्डअप करो और बेटा अच्छे से पढ़ाई करो। देखो मेहनत अगर करनी है तो बेटा एक ही बार करो, किसी चीज के लिए बार बार मेहनत करने में क्या मजा आता है आपको। आप पता क्या करते हो, बच्चों के इतने सारे ड्रॉप कैसे हो जाते हैं, वो पहले ड्रॉप में 40-50% देगा अपना, नेक्स्ट ड्रॉप में 60-70 देगा। अरे यार एक साथ ही लगभग 90% दे लो। अगर आप बेटा 80 से 90% के बीच में दे देते हो ना अपना आउटपुट, बिलीव करना आपको बेटा कोई नहीं रोक सकता मेडिकल कॉलेज में पहुंचने से। और सिर्फ मेडिकल कॉलेज की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं बेटा, बात कर रहा हूं आपसे टॉप मेडिकल कॉलेज इस देश के, एम्स की बात कर रहा हूं मैं बेटा। एम्स में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, मौलाना आजाद में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे हो। आपको कोई कॉलेज नहीं रोक, आपको मतलब पेपर बेटा कैसा भी आए आपको नहीं रोक पाएगा। इतनी डेडिकेशन आपको अपने अंदर लानी होगी। ठीक है, तो बेटा
जो है हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा रेगुलेशन की। तो रेगुलेशन हमने जो लास्ट आपको लेक्चर पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको बताए थे बेटा, जो रेगुलेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो न्यूरल रेगुलेशन होता है, ठीक है, एक होता है बेटा आपका केमिकल रेगुलेशन। जो न्यूरल रेगुलेशन होता है बेटा, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो न्यूरल रेगुलेशन होता है बेटा, उसके अंदर आपने दो पढ़े थे। एक तो आपने आरआरसी पढ़ा था, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा आपने पढ़ा था बेटा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है बेटा। अब आपको पता है आरआरसी क्या है। आरआरसी बेटा एक्चुअल कमांड सेंटर है, समझ रहे हो बेटा, आपको अच्छे से याद होगा। आपको याद है हैंड ब्रेन के हमने दो पार्ट आपको पढ़ाए थे बेटा, कौन कौन से आपको पढ़ाए थे, आपको अच्छे से याद होगा बेटा। हमने एक तो बेटा पॉन्स की बात करी थी, और एक आपकी बात करी थी किसकी, एक आपकी बात करी थी बेटा मेडुला की। तो अब ध्यान से सुनो, एक बार मैं पूरा का पूरा जो है आपको रिवाइज करा रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा आपको अच्छे से याद था आरआरसी कहां पर आपके प्रेजेंट था। आपके जो आरआरसी प्रेजेंट था बेटा, वो आपके बेटा कहां पर प्रेजेंट था बताओ। मेडुला वाले पार्ट में प्रेजेंट था, बिल्कुल प्रेजेंट था। और ये प्राइमरीली आपका जो है बेटा रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपकी ब्रीथिंग के रेगुलेशन के लिए। यानी कि किसी को कोई भी आपको काम कराना हो तो बेटा आरआरसी ही आपका एक्शन टेकर है। चाहे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को काम कराना हो, चाहे आपके जो बेटा केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो केमिकल रेगुलेशन करते हैं, अगर उनको भी कोई आपका ब्रीथिंग के अंदर चेंज करना है तो डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। वो एक तरीके से बेटा अपनी रिक्वेस्ट लेके आरआरसी के पास जाते हैं, देन आरआरसी बेटा एक्चुअल एक्शन टेकर आपका होता है, ठीक है बेटा। देन इसके बाद हमने आपको बेटा न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात करी थी, कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है, हैंड ब्रेन के, ठीक है बेटा। और करता क्या, इसे कहते क्या, इसे कहते हैं बेटा स्विच ऑफ सेंटर। क्या करता है ये, इसका बेटा बहुत ही सिंपल सा काम होता है। ये क्या करता है देखो जरा ध्यान से, ये जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है ना बेटा, ये आपके क्या करता है, ये सिग्नल करता है किसको, आपके आरआरसी को, ठीक है। इसकी बात मानते हो, आरआरसी क्या करता है बेटा, वो आपकी डिक्रीज कर देता है। क्या डिक्रीज करता है वो आपकी ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन डिक्रीज कर देता है। अगर आप किसी चीज की बेटा ड्यूरेशन को कम कर दोगे, और आपको अगर उतनी ही क्वांटिटी में बेटा आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए बेटा, वो तो नीड है बॉडी की, तो आपको क्या करना होगा, आपको रेट को इंक्रीज करना होगा। तो इस तरीके से बेटा रेट को इंक्रीज करवाने का ये जो है आपका काम करता है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। फिर हमने बात करी थी बेटा केमिकल रेगुलेशन की। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है केमिकल रेगुलेशन, कहीं ना कहीं कुछ केमिकल्स आपके जो है इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है बेटा। तो तो बेटा ये क्या, जो आपके कीमो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एक तरीके से बेटा आपके कीमो सेंसिटिव एरिया होते हैं। आपको पता है बेटा आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है, और जब फ्लूइड की बात करते हैं तो बेटा मेन फ्लूइड जो होता है वो आपका होता है बेटा ब्लड, ठीक है बेटा। अब आपको एक चीज पता है कि ब्लड के अंदर जो है बेटा CO2H+ इसकी जो है कंसेंट्रेशन होती है। अब सपोज करो कहीं CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, तो इससे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बॉडी को बेटा थोड़ी ब्रीथिंग बढ़ानी होगी, जिससे कि बेटा ऑक्सीजन को अंदर लाया जा सके। तो अब ये बॉडी को पता कैसे लगेगा, तो बेटा इन्हीं फ्लूइड्स में इन इस चेंज को, ये जो चेंज हो रहा है आपके H+ की कंसेंट्रेशन का, CO2 की कंसेंट्रेशन का, इसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ आपके कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होते हैं, जिनको कहते हैं बेटा हम कीमो रिसेप्टर्स। अब ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, एक होता है बेटा पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। अब जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है बेटा, वो आपका प्रेजेंट होता है आरआरसी के पास। यानी कि वो कहाँ प्रेजेंट है, वो बेटा आपके ब्रेन में प्रेजेंट है। और आप अगर प्रिसाइजली बताना चाहो तो आप बता सकते हो ब्रेन में भी, हाइंड ब्रेन में जो मेड्यूला वाला पार्ट है, वहां पर जहां पे आरआरसी आपके प्रेजेंट है, उसके पास जो है बेटा आपके कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है, जिसे हम आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहते हैं। जो कि किसके लिए सेंसिटिव होता है, जो कि बेटा आपके सेंसिटिव होता है किसके लिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ आयन। अगर इनके अंदर कोई भी बढ़ोतरी होती है तो बेटा ये किसको सिग्नल करता है, आपके आरआरसी को सिग्नल करता है। देन आरआरसी जो है बेटा आपका फर्दर एक्शन लेता है, ठीक है बेटा। किसी को इसमें कोई शक, किसी को इसमें कोई भी शक जो है बेटा नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं बेटा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स की। अब बेटा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आपके दो तरह के होते हैं, एक है एओर्टिक बॉडी, एक है आपकी कैरोटिड बॉडी। जो एओर्टिक बॉडी होती है वो बेटा आपकी एओर्टा की आर्च पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपको पता है बेटा एओर्टा आपके हट के ऊपर से इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो उसकी जो आर्च होती है बेटा, वहां पर जो है आपकी एओर्टिक बॉडी प्रेजेंट होती है क्या, कुछ नहीं बेटा, वही एक कीमो रिसेप्टर है, ठीक है, नाम दे रखा है उसकी जगह के अनुसार। इसी तरीके से बेटा एक कैरोटिड आर्टरी होती है, जो आपके ब्लड किसको सप्लाई करती है, आपके ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। तो वहां पर भी बेटा आपके कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं कैरोटिड बॉडी, ठीक है। अब कैरोटिड बॉडी, एओर्टिक बॉडी, आपको लोकेशन पता लग चुकी है। कैरोटिड बॉडी आपकी कैरोटिक आर्च पर प्रेजेंट है, और सॉरी बेटा एओर्टिक बॉडी आपकी जो है आपकी एओर्टिक आर्च पर प्रेजेंट है, और जो कैरोटिड बॉडी है वो आपकी बेटा कैरोटिड आर्टरी पर प्रेजेंट है, ठीक है।
दोनों की ही दोनों बेटा किस चीज पर सेंसिटिव होती हैं, आपके चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और H+। अगर इनके अंदर कोई भी बढ़ोतरी आती है बेटा, इंक्रीज होता है, तो ये क्या करती है, सिग्नल करती है आपके RRC को, और देन RRC बेटा रेट ऑफ ब्रीथिंग को जो है बढ़ा देता है, जिससे कि आपके ऑक्सीजन को लाया जा सके और इनकी जो है बेटा आपको कम कराया जा सके। क्या आपको बेटा समझ में आ गया? और आपने इसके थ्रू क्या देखा, आपने ये देखा बात यहाँ पर सारा खेल है ऑक्सीजन का, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई चर्चा ही नहीं है। मतलब ऑक्सीजन का जो रोल होता है बेटा इसके अंदर आपका कैसा होता है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। एनसीईआरटी लिखती है कि जो रेगुलेशन में आपकी जो रेस्पिरेटरी रिदम की रेगुलेशन होती है बेटा, इसके अंदर जो ऑक्सीजन का रोल है वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, इसका कोई एज सच रोल ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, अब यही सेम बात जो मैंने आपको बताई है बेटा, इसी को जो है हम आपके एनसीईआरटी पढ़ देते हैं। देन उसके बाद जो है हम आपके कंटिन्यू कर रहे होंगे किस तरफ, आपके बेटा कंटिन्यू कर रहे होंगे हम आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पर, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी बेटा समझ में आएंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से आ जाओ। अब देखो बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। तो बेटा जब आप किसी भी ह्यूमन बॉडी को देखते हो, ह्यूमन बींग्स को देखते हो, तो हमारे पास बेहतरीन आपकी क्या है, एबिलिटी है। इस चीज की एबिलिटी है कि बेटा मेंटेन और मॉडरेट कर सकें, यानी कि चेंज कर सकें किसको, आपके या तो मेंटेन कर सकें या चेंज कर सकें किसको, रेस्पिरेटरी रिदम को, जिससे कि हम बेटा अपनी बॉडी टिश्यूज की डिमांड को फुलफिल कर सके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है, रेस्पिरेटरी रिदम से आप क्या समझते हो, आपको पता है बेटा अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उस समय बॉडी को एक नॉर्मल अमाउंट में CO आपकी क्या है, ऑक्सीजन की बेटा नीड है। तो इस समय क्या होगा, नॉर्मल ब्रीथिंग आप करोगे, तो आपने इस तरीके से बेटा उसको मेंटेन करा। अब सपोज करो कोई स्ट्रेस की कंडीशन आ जाए, आप कहीं रोड पर चल रहे थे, आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, तो आप बेटा भागने लगे, आप स्ट्रेस में आ गए, उस समय आपको ऑक्सीजन की नीड ज्यादा चाहिए। तो बेटा आपकी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है बेटा, वो आपकी रेस्पिरेटरी रिदम को बेटा चेंज कर देगी, जिससे कि अब आपको जो ज्यादा ऑक्सीजन की नीड है वो उसको सप्लाई करी जा सके। आपको समझ में आ गया बेटा इस बात से? बेहतरीन तरीके से वाली बात आपको जो है समझ में आ गई होगी। अब देखो जरा ध्यान से, दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। तो बेटा ये आपका किसके थ्रू करा जाता है, ये आपका करा जाता है न्यूरल सिस्टम के थ्रू। ठीक, देखो आगे, a specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation। तो आप क्या देखते हो बेटा, इसी काम को करने के लिए आपका जो एक स्पेशलाइज्ड सेंटर आपका प्रेजेंट होता है, कहां पर, आपके मेडुला रीजन पर। कौन से, ब्रेन का जो मेडुला रीजन होता है बेटा वहां पर आपके प्रेजेंट होता है। आपको पता है बेटा हाइंड ब्रेन की यहाँ पर बात चल रही है, और ये जो सेंटर होता है इसको हम कहते हैं बेटा RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा इसी रेगुलेशन के लिए। समझ गए क्यों प्राइमरीली हम कह रहे हैं बेटा, क्योंकि एक्चुअल जो एक्शन टेकर है वो आपका RRC ही है। बाकी सब आके इसको बता सकते हैं भाई कि भाई तुझे इस तरीके से काम करना है, सिर्फ अपने सुझाव दे सकते हैं, करना है वो इसी को करना है, बाकी लोग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप समझो बेटा जो हेड होता है वही आपका एक्शन टेकर होता है, बाकी सब लोग उससे जाके सुझाव दे सकते हैं, यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, करना ना करना वो उसके ऊपर है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? देखो जरा ध्यान से, अनादर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तो बेटा एक और आपका रीजन प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, जिस जो कि आपके कहां पर प्रेजेंट है बेटा, पोन्स रीजन में आपके प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं बेटा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ठीक है बेटा, अब आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं हटता हूं थोड़ा सा, देखो कैन मॉडरेट। तो बेटा ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या कर सकता है, कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो देखो एनसीईआरटी क्या लाइन लिखती है कि ये जो है बेटा मॉडरेट करता है किसके फंक्शंस को, आपके RRC को। यानी कि एनसीईआरटी आपको बता रही है डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, ये सिग्नलिंग करता है बेटा RRC को कि भैया इस तरीके से काम करना है। समझ रहे हो? आपको समझ में आ गया, कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। देखो आगे एनसीईआरटी क्या लिखती है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ। तो बेटा जो न्यूरल सिग्नल इस सेंटर से निकलते हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ, किसकी ड्यूरेशन को बेटा कम करते हैं, ये वाली बात आप जानते हैं बेटा, वो इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम करते हैं। देखो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। तो इसके थ्रू क्या करते हैं बेटा, वो ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर का मतलब क्या होता है बेटा, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज कर देते हैं आपकी किसको बेटा, रेस्पिरेटरी रेट को। तो बेटा क्या करते हैं, ऑल्टर का मतलब होता है बेटा आपके चेंज, तो वो चेंज कर देते हैं बेटा आपकी रेस्पिरेटरी रेट को। ठीक है, आगे देखो बेटा,
कीमोसेंसिटिव एरिया। देखो अब ये जो बात कर रहा है ना बेटा, अब ये बात कर रहा है किसकी, आपकी केमिकल रेगुलेशन की। तो एनसीईआरटी ऐसे अलग अलग थोड़ा बताती नहीं है, कि हम थोड़ा सा आपको अच्छे से और बताते हैं जिससे समझ में आए। अभी भी बेटा हमने आपको जो है आरआरसी पूरी तरीके से नहीं बताया है। आपको जब आप आगे जाओगे, आगे पढ़ोगे, तो आप बेटा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसके अलावा बेटा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इस तरीके से आप आगे जब फर्दर आप पढ़ोगे, आप बेटा बीएससी करोगे तब आप जानोगे, या फिर आप बेटा आप जब आगे फर्दर स्टडी, सपोज आप बेटा आप एमबीबीएस करना चाहते हो तो वहां आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको वहां समझ में आएगा अभी और इन डिटेल है। बट बेटा अब इन सबसे रिलेटेड सवाल आते नहीं है, पूछा नहीं जाता है, तो इतना डीप आपको अभी नहीं जाना है। जब समय आएगा बेटा आप अपने आप जो है डीप पहुंच जाओगे वहां पर, ठीक है। देखो a chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion। बेटा एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है एक कीमोसेंसिटिव एरिया है जो आपके बेटा रिदम सेंटर यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट यानी कि बेटा बगल में ही प्रेजेंट होता है। इसकी बात कर रहा है बेटा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की ये बात कर रहा है, ठीक है। विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन, जो कि बेटा हाईली सेंसिटिव होता है किसके लिए, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और बेटा आपके किसके लिए, हाइड्रोजन आयंस के लिए यानी कि H+ के लिए, ठीक है बेटा। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक necessary adjustment in the respiratory process by which these substances can be eliminated। तो देखो बेटा क्या कहती है एनसीईआरटी आगे, अगर इन सब्सटेंसेस में यानी कि CO2 और H+ के अंदर कोई भी इंक्रीज होता है तो क्या करता है ये सिग्नल, ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ये बेटा आगे जो है वो आपके क्या करता है, आगे जो है बेटा आपके सिग्नल भेजता है, किसको सिग्नल भेजता है, आपके आरआरसी को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि भैया ये बढ़ रहे हैं, थोड़े से चेंज करो अपनी रेस्पिरेटरी प्रोसेस में जिससे कि इन सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करा जा सके, ठीक है बेटा। देखो फिर आगे क्या कहती है एनसीईआरटी, आगे एनसीईआरटी कहती है रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। तो बेटा एनसीईआरटी आगे आपसे ये कहती है कि रिसेप्टर्स जो एसोसिएटेड होते हैं किससे बेटा, आपकी एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी से, वो भी इसी तरह के चेंजेस को जो है बेटा CO2 और H+ कंसंट्रेशन में चेंजेस होते हैं इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर सिग्नल भेजते हैं किसको, आरआरसी को, एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर फॉर रेमिडियल एक्शंस। और बेटा जो जो आपके एक्शंस लिए जाने हैं उसके लिए वो सिग्नल कर देते हैं किसको बेटा, आपके आरआरसी को, कि भैया ये बढ़ रहे हैं, कुछ चेंज करो जिससे कि इनको घटाया जा सके रेस्पिरेटरी रेट में, ठीक है बेटा। देखो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। देखो बेटा वही लाइन आगे जो हमने नोट डाल के आपको बताई थी कि जो ऑक्सीजन का रोल होता है बेटा आपके रेगुलेशन के अंदर, रेस्पिरेटरी रिदम की रेगुलेशन में, वो जो है बेटा आपका क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। कुछ फर्क नहीं पड़ता बॉडी को ऑक्सीजन कम है बढ़ रही है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ CO2 और H+ की कंसंट्रेशन को देख रहे हैं बेटा। अगर उनको उसके अंदर कोई भी इंक्रीज दिखता है तो वो सीधे सिग्नल करते हैं, बताते हैं कि भैया गड़बड़ है, जल्दी से जो है आप इन चीजों को करो, इस चीज की जो है आवश्यकता है, ठीक है बेटा। आपको चीजें समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से। अब आपको जब बेटा चीजें समझ में आ चुकी हैं तो अब समय आ चुका है बेटा एक्चुअल में जो आपको आज पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, अब आपको पढ़ना है बेटा, क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है बेटा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में बेटा सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे बेटा आपके अस्थमा। एक बात मुझे बताओ, जो आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ रहे हो, देखो बेटा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि आपको जो है डिफिकल्टी होने वाली है ब्रीथिंग के अंदर, यानी कि कुछ ऐसी बीमारी जो आपकी बेटा रेस्पिरेशन से रिलेटेड होती है। अगर किसी को बेटा कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है तो उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होगी बेटा, सांस लेने में समस्या होगी। तो एक सिम्टम तो आपके लिए तय है हमेशा, क्या, कि डिफिकल्टी होने वाली है ब्रीथिंग के अंदर, सांस इतनी अच्छे से जो है बेटा पेशेंट आपका नहीं ले पाएगा जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का शिकार है, ठीक है बेटा। देखो जरा ध्यान से, आओ अब हम जो है आपको धीरे धीरे बताते हैं। तो देखो बेटा डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब आपको समझने की कोशिश करना, जो हम आपको पढ़ाएंगे ना बेटा, अब हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने वाले हैं डिसऑर्डर्स को। किस तरीके से सर, मैं बेटा आपके लिए जो है बेहतरीन इमेजेस लेके आया हूँ बताने के लिए चीजें क्या हैं कैसे हैं, ठीक है। और मैं एनसीईआरटी में ही इन्हीं के थ्रू इसको पढ़ाने वाला हूँ, जो एक्स्ट्रा होगा इन्फॉर्मेशन उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी बात है नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जब भी हम बात करते हैं किसकी बेटा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि डिफिकल्टी होने वाली है आपकी किसके अंदर बेटा,
ब्रीथिंग के अंदर, ब्रीथिंग मतलब यानी कि सांस लेने में आपको बेटा डिफिकल्टी होने वाली है। तो मैं लिख दूं बेटा यहाँ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो बेटा आप यहाँ पर लिख लोगे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जब भी किसी को भी बेटा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसको सांस लेने में बड़ी समस्या होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है बेटा। और अब हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं बेटा आपके अस्थमा। जो सबसे पहला डिसऑर्डर आपके दे रखा है वो दे रखा है बेटा अस्थमा। अब जरा समझने की कोशिश करना अस्थमा क्या होता है। 1 मिनट दो, जरा ऐसे सही करने दो बेटा। एल को जो है थोड़ा सही कर देते हैं। आओ देखो, ये आपका बेटा एल सही हो गया। अब देखो बेटा अस्थमा होता क्या है, क्या होता है अस्थमा, कैसे होता है आपका अस्थमा। देखो अस्थमा होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन हम देखते हैं बेटा वो होता है आपके एलर्जी। अब सर ये एलर्जी क्या होती है, तो बेटा एलर्जी तो मैं आपको अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ, बाद में इन डिटेल आपको अच्छे से एलर्जी हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एलर्जी तो नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको ये बता दूंगा, आपने कभी जब देखा होगा बेटा, कभी जब वेदर चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, ठीक है, तो कुछ लोग जो है छींकना शुरू कर देते हैं, खांसी आना शुरू हो जाती है, उनकी जो नोज है बेटा वो बहने लगती है, रनिंग नोज, आपने सुना होगा बेटा रनिंग नोज, यानी कि नाक आने लगती है। ठीक है बेटा, और उनके आप देखते हो कि उनकी नाक पूरी लाल हो जाती है, इस ए वाले एरिया पर जो बेटा रेडनेस रहती है, और आपको सूजन भी देखने को मिलती है। तो ये सब क्या होती है, ये सब बेटा एलर्जी के जो है आपके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अब ये एलर्जी किसको कैसे कैसे हो सकती है, तो बेटा कुछ जो आपने पॉलेंस देखे उड़ते हुए, तो उन पॉलेंस की वजह से कोई किसी के ट्रैक्ट में चला जाता है तो उससे उसको एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा बेटा जो एनिमल हेयर होता है जिसे हम कहते हैं पेट डेंडर, तो जो पेट डेंडर होता है बेटा उससे भी जो है बेटा एलर्जी हो जाती है। तो इसके थ्रू जो है बेटा आपके अस्थमा जो है हो सकता है। तो जो अस्थमा एलर्जी की वजह से होता है बेटा उसको हम कहते हैं आपकी क्या, एलर्जिक अस्थमा। तो बेटा कॉज समझ में आया आपको थोड़ा सा। अब आपको अगर कॉज समझ में आ गया होगा आपका अस्थमा का, तो मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में अस्थमा में आखिर होता क्या है। आखिर मतलब अस्थमा हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या चेंजेस लेके आ रहा है जिसकी वजह से जो है हम सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। आओ चलो देखो, सबसे पहले कॉज लिख दूं, तो आओ चलो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम कॉज। तो बेटा सबसे पहले आप क्या कर लिखोगे, आप यहाँ पर लिख दो कॉज। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं आपसे कॉज के बारे में कि एक्चुअल में इसका कॉज क्या है। तो देखो जरा ध्यान से, इसका जो कॉज होता है वैसे तो बेटा काफी सारे इसके हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन क्या होता है आपके एलर्जी। देखो तो आप यहाँ पर लिख दोगे बेटा एलर्जी, क्या होता है एलर्जी। और जो एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, जो एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है उसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, एलर्जिक अस्थमा। तो उसे हम कहते हैं बेटा आपके एलर्जिक अस्थमा। देखो जरा ध्यान से, 1 मिनट, आओ देखो बेटा, तो उसे हम कहते हैं आपके, अरे यार ये तो बहुत डार्क है, 1 मिनट दो इसे सही करते हैं। आओ चलो, तो बेटा उसे हम कहते हैं आपके एलर्जिक अस्थमा। देखो जरा ध्यान से, तो उसे हम कहते हैं आपके बेटा एलर्जिक अस्थमा। देखो एलर्जिक अस्थमा, कुछ लोग बेटा इसे एजमा भी कहते हैं, ठीक है, एलर्जिक अस्थमा। तो बेटा ये जो आपको दिखता है इसे हम क्या कहते हैं, एलर्जिक अस्थमा। होता कैसे है, तो बेटा कॉज लिख लें, तो आप यहाँ पर लिखो बेटा कॉज्ड बाय, मैंने अभी भी बताया था ना आपके बेटा किससे हो सकता है, ये कॉज्ड बाय किससे हो सकता है बेटा, ये आपके हो सकता है किससे, देखो जरा ध्यान से, ये आपके बेटा पोलन से हो सकता है। ठीक है, पोलन से आपके ये हो सकता है। इसके अलावा बेटा आपके पेट डेंडर से हो सकता है, यानी कि एनिमल हेयर, और एक्सेट्रा बेटा, और भी रीजंस आपके जो है इससे हो सकते हैं। ठीक है, और भी जो है रीजंस बेटा जिसकी वजह से ये जो है आपके हो सकता है। देखो दिख नहीं रहा होगा आपको पेट डेंडर, अब आपको दिख जाएगा। तो आपको समझ में आ गया बेटा, कॉज काफी सारे हो सकते हैं अस्थमा होने के, एलर्जी से भी हो सकता है, तो मोस्ट कॉमन एलर्जी से होता है, तो बेटा उसको हम एलर्जिक अस्थमा कहते हैं, जो कि कॉज होता है बेटा पोलन से, पेट डेंडर से, और भी कई सारे जो है बेटा इसके हो सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया इसका कॉज होने का। अब जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में अस्थमा में होता क्या है। तो बेटा अस्थमा में जो एक्चुअल में आपके होता है ना, वो होता है बेटा आपके इन्फ्लामेशन। आपने बेटा, आपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा था, तो आपने बेटा पैसेज पढ़ा था, एयर फ्लो का पैसेज। अब बेटा मैं शुरुआत से तो शुरू नहीं करूंगा एयर पैसेज को, आपको याद होगा एक्सटर्नल नोस्ट्रल, फिर आप जो नेजल पैसेज में जाते हो, नेजल चैम्बर में जाते हो, देन फेरिंग्स वाले पार्ट में आप जा रहे हो, उसके बाद देन आप बेटा किसके अंदर, ट्रेकिया में जा रहे हो, उससे पहले आपके लैरिंग्स देन ट्रेकिया, उसके बाद बेटा ब्रोंकाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, इतना हम जो है आपको पता है, ये जो है पूरा का पूरा आपका क्या है, रेस्पिरेटरी पाथवे बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है बेटा, अब हम जो यहाँ मेन आते हैं कि आखिर जो आपका जो एयर फ्लो पैसेज है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जहां से जो आपकी एयर जा रही है बेटा, कौन सा ऐसा एरिया होता है जहां पर ये आपके इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन तो मतलब आप समझते हो ना बेटा, इन्फ्लामेशन होता है मतलब बेटा सूजन, समझ रहे हो। कभी आपने देखा है, कभी कोई आपको काट जाता है तो आपने देखा होगा उस एरिया पे जो है बेटा कुछ फूल सा जाता है, वो एरिया थोड़ा रेड होने लगता है,
और आप कहते हो बेटा ये एरिया आपका क्या हो गया, सूज गया है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं बेटा आपके इन्फ्लामेशन। इसी तरीके से आपकी जो इन्फ्लामेशन होती है बेटा वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में हो जाती है। और जब ये इन्फ्लामेशन ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में हो जाती है, इसकी वजह से पता क्या होता है, जो आपका एयर फ्लो का पैसेज है, यानी कि वही बेटा ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स वो क्या कर जाते हैं, वो पहले अगर उनका ल्यूमेन इतना था तो बेटा वो नैरो कर जाते हैं, वो थोड़ा और जो है सकरे हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। अब ये नैरो होते क्यों हैं, आखिर ऐसा क्या होता है, तो बेटा यहाँ पर आपकी एक्चुअल में टाइटनिंग हो जाती है। टाइटनिंग कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो जिन स्मूथ मसल से मिलकर आपके ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बने हैं, ये आपके बेटा क्या होता है, इनके अंदर टाइटनिंग कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कॉन्ट्रेक्शन जो है इनके अंदर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बेटा आपको पता है म्यूकस की लाइनिंग आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है बेटा म्यूकस का प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ये जो पैसेज होता है वो बेटा काफी ज्यादा आपका कैसा हो जाता है, सकरा हो जाता है, ठीक है। इसकी इमेज भी मैं बेटा आपको दिखाऊंगा, पर इससे पहले मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, तो अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, आओ देखो बेटा होता क्या है एक्चुअल में अस्थमा में। देखो तो अस्थमा में क्या होता है बेटा, अस्थमा में आप देखते हो क्या, अस्थमा में एक्चुअल में हो जाता है बेटा आपके, आप देखते हो क्या होता है बेटा, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन आपके क्या हो जाता है बेटा, आपके हो जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो आपके बेटा इन्फ्लामेशन किसके अंदर हो जाता है, ब्रोंकाई और आपके ब्रोंक्यूल्स में जो है बेटा आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन से होता क्या है बेटा, इन्फ्लामेशन से होती है आपकी बेटा नैरोइंग। क्या हो जाता है बेटा, आपकी हो जाती है नैरोइंग। नैरोइंग मतलब बेटा सकरा होना। अगर कोई पहले पाइप इतनी चौड़ी थी तो बेटा बाद में उस पाइप का इतना इतना हो जाना ही कहलाता है आपका क्या, नैरोइंग। जो पाइप इतनी थी बेटा वो इतनी हो गई, तो सोचो इसमें से एयर कैसे जाएगी बेटा, और जब एयर नहीं जाएगी तो बेटा कैसे आप सांस ले पाओगे और छोड़ पाओगे, आपकी तो बेटा भारी समस्या हो जाएगी। समझ गए बेटा, इसलिए डिफिकल्टी ब्रीथिंग में आपको देखने को मिलती है। तो समझ में आ रहा है बेटा आपको अस्थमा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बेटा समझ में आ रहा होगा। तो बेटा यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होती है नैरोइंग। तो आप लिख सकते हो बेटा नैरोइंग ऑफ, आप लिख सकते हो नैरोइंग ऑफ एयर फ्लो पैसेज, जहां से आपकी हवा जा रही है, एयर फ्लो पैसेज। बेसिकली तो हम बेटा एयर फ्लो पैसेज की जगह आप लिख सकते हो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब ये नैरोइंग हुई क्यों है, ये भी आप लिख लो बेटा। तो आप यहाँ पर लिख लोगे बेटा ड्यू टू, किसकी वजह से होती है बेटा नैरोइंग, ड्यू टू, जिसमें आप सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, आप सबसे पहला जो रीजन दोगे वो आपका क्या होगा, एक मिनट देखो, जो आप सबसे पहले लिखोगे बेटा वो लिखोगे, आप लिख सकते हो टाइटनिंग या फिर आप लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन। आप लिख सकते हो बेटा टाइटनिंग स्लैश कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, टाइटनिंग स्लैश कॉन्ट्रैक्शन, टाइटनिंग स्लैश कॉन्ट्रैक्शन। 2 मिनट, 1 मिनट यार, इसे सही करने दो, ऑफ स्मूथ मसल्स। बेटा जो स्मूथ मसल्स होती हैं जिनकी ये बने हुए हैं स्मूथ मसल्स, टाइटनिंग स्लैश कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। 1 मिनट, ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो बेटा आपको समझ में आ रहा है चीजें, टाइटनिंग हो जाती है फिर आप कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, किस में हो जाता है, स्मूथ मसल्स में बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। वैसे तो बेटा एनसीईआरटी ने इतना लिख नहीं रखा है, उसने सिर्फ इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स लिख रखा है, और इसी लाइन से वो जो है क्वेश्चन आपको बना के देगा। बट आपको बेटा पता होना चाहिए इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा बेटा इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन, वहां पर म्यूकस का प्रोडक्शन भी आपका जो है बेटा बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन। अब जो है बेटा मैं इमेज भी आपको दिखाने वाला हूं, देखना जरा ध्यान से, एक नॉर्मल लंग की, एक अस्थमेटिक लंग की, ठीक है, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, ये दिख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा होगा। अब देखो जरा इस डायग्राम को ध्यान से, यहाँ पर आपको कैसी दिख रही है बेटा, यहाँ पर आपको मसल्स कैसी देखने को मिल रही है, मसल्स आपको यहाँ पर बेटा रिलैक्स देखने को मिल रही है। ये बेटा नॉर्मल लंग है या अस्थमेटिक लंग है, जबकि यहाँ पर बेटा मसल आपकी क्या हो चुकी है, टाइट कर चुकी है, मसल टाइटन हो चुकी है। देखो बेटा यहाँ जो लाइनिंग है वो नॉर्मल है, क्यों, क्योंकि म्यूकस का अमाउंट जो है अभी भी नॉर्मल है बेटा। देखो यहाँ पर आप देखते हो स्वेलन लाइनिंग, यानी कि जो इन्फ्लामेशन है वो हो चुकी है। देखो बेटा आपका जो ल्यूमन है वो कितना पतला हो चुका है, और देखो एक्सेसिव म्यूकस यहाँ पर जो है आपके आ चुका है, जबकि एक नॉर्मल लंग के अंदर नॉर्मल अमाउंट में आपको म्यूकस देखने को मिलता है। तो देखो बेटा एक तरफ तो आपको कितना चौड़ा पाइप दिख रहा है, दूसरी तरफ कितना जो है आपको सकरा पाइप दिख रहा है, यानी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, उन्हीं की बेटा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्यों हुआ, क्योंकि बेटा जो स्मूथ मसल्स है आपकी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स की,
उनके अंदर आप एक और वर्ड सुनते होंगे बेटा स्पेजम, बट चलो स्पेजम को नहीं इस्तेमाल करते हैं, अपन नॉर्मल शब्द यूज कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो टाइटनिंग हो जाती है किसकी बेटा, स्मूथ मसल्स की, ठीक है, किसकी, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, और एक्सेसिव म्यूकस हो जाता है। तो बेटा इसलिए जो है आपको सांस लेने में बड़ी समस्या आती है। आपने देखा होगा बेटा जिनको अस्थमा होता है उनकी कभी कभी इतना उनको एकदम से अटैक आता है जिसको अस्थमेटिक अटैक कहते हैं, और उनकी इतनी हालत खराब हो जाती है, अगर उस समय उनको बेटा पंप नहीं दिया गया तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो बेटा तुरंत मेडिकेशन जो है इसकी लेनी आपको पड़ती है। देखो जरा ध्यान से, आपको समझ में आ गया बेटा अस्थमा, बेहतरीन तरीके से जो आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम इसके बारे में बात कर सकते हैं एक और चीज के बारे में, वो है इसका बेटा सिम्टम। जरा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है, 1 मिनट देना, इससे पहले मुझे बेटा एक कॉपी करना होगा क्योंकि वहां पर एक स्लाइड आपके कम पड़ रही है। देखो इसे थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। अब बेटा जरा ध्यान से आप देखिएगा, अब मैं बात करने वाला हूं बेटा आपसे किस बारे में, अब मैं आपको बात करने वाला हूं बेटा सिम्टम। आपको कभी भी कोई कहे सिम्टम के बारे में तो आपको एक बात तो पता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये तो सिम्टम है ही है। इसके अलावा अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में बेटा आपको कफिंग देखने को मिलती है, ठीक है, कफिंग देखने को मिलती है, कफ आता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा अस्थमा वालों की बड़ी एक खासियत होती है जिससे आप पहचान सकते हो उनको अस्थमा है, पता है क्या है, वीजिंग। अब वीजिंग का मतलब क्या होता है सर, जब भी बेटा वो लोग आपकी ब्रीथिंग करते हैं ना तो एक विसल, एक सीटी जैसी आवाज आती है, एक सकर सकर की आवाज आती है बेटा, एक आप सुनना बेटा, क्योंकि मेरे तो एक दोस्त हैं उनको अस्थमा है तो मैंने तो देखा है। और स्पेशली पता है ये ब्रीथिंग में कब आती है, जब वो स्पेशली एक्सेल करते हैं, जब बेटा वो सांस छोड़ते हैं ना तो तब एक सकर वाली, एक ऐसा होता है सीटीसी बज रही हो, एक ऐसी आवाज आती है, ठीक है। ये तो मैंने खुद ने सुनी है बेटा क्योंकि मेरे दोस्त हैं उनको अस्थमा है। तो जब भी वो आपकी सांस छोड़ते हैं ना तो तब आपको एक बेहतरीन तरीके से वो आवाज सुनाई देती है। तो इससे भी आपको पता लगता है कि हाँ यार ये जो है अस्थमा का आपका मरीज है, आपका अस्थमा का ये पेशेंट है। देखो जरा ध्यान से, तो बेटा अस्थमा का क्या होता है साइन, अस्थमा का जो सिम्टम होता है, देखो तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिख लोगे बेटा सिम्टम, आप यहाँ पर लिख लोगे बेटा सिम्टम। तो देखो जरा सिम्टम क्या होता है, सिम्टम जो होता है बेटा एक तो होती है इसकी कफिंग, कफिंग होती है, इसके अलावा बेटा चेस्ट पे जो है टाइटनेस सी महसूस होती है, ठीक है, सांस ढंग से नहीं ली जाती। होने को तो बेटा काफी सारे इसके जो सिम्टम्स होते हैं, हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, हमें जितना जानना है उतना जानना है। कफिंग हो गया बेटा, इसके अलावा जो दूसरा होता है बेटा वो आपका होता है वीजिंग। देखो क्या होता है वीजिंग का मतलब, वीजिंग का मतलब देखना जरा ध्यान से, वीजिंग, वीजिंग का मतलब होता है बेटा आपके कि एक जो है विसल साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, ऐसा लगता है सीटी बज रही हो। तो आप क्या लिखोगे, आप बेटा लिखोगे अ विस्लिंग साउंड, अ विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रीथिंग स्पेशली एक्सेल के टाइम पे, ठीक है बेटा। देखो तो आप क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे अ विस्लिंग साउंड, अ विस्लिंग साउंड। और आप बेटा ये सुन सकते हो यूट्यूब पे डालना, अस्थमा वाले मरीज की ये जो विस्लिंग साउंड होती है, वीजिंग होती है, डालना, आपको जो है वो आवाज मिल भी जाएगी, ठीक है। तो आप लिखोगे अ विस्लिंग साउंड, वैसे सीटी को बेटा विसल कहते हैं ना, तो देखो वही लिख रहा है यहाँ सीटी वाली आवाज, अ विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। और स्पेशली कब सुनाई देती है बेटा, ड्यूरिंग एक्सहेल, प्रोड्यूस्ड, अ विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ड्यूरिंग ब्रीथिंग स्पेशली व्हेन एक्सहेलिंग। 1 मिनट बेटा, स्पेशली व्हेन एक्सहेलिंग, स्पेशली बेटा कब आपको जो है अच्छे से सुनाई देगी, स्पेशली व्हेन एक्सहेलिंग, जो आप बेटा एक्सहेल करते हो, जो अस्थमा के मरीज होते हैं, स्पेशली व्हेन एक्सहेलिंग। तो बेटा आपको समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से जो है बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा अस्थमा समझ में आ गया। अब जो है पढ़ आपको एनसीईआरटी की लाइन बता दूं, अस्थमा कितना शॉर्ट में दे रखा है, देखो अस्थमा इज अ डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग। तो बेटा अस्थमा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ब्रीथिंग में जो है समस्या होती है, कॉजिंग वीजिंग, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा वीजिंग, वीजिंग मतलब विसल साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है, जब आप ब्रीथ करते हो तो ऐसा लगता है सीटीसी बज रही हो, ठीक है बेटा। और स्पेशली कब, जब आप एक्सेल करते हो, ठीक है। ड्यू टू क्यों होता है बेटा, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो बेटा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वजह से जो है ये आपको देखने को मिलता है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। बाकी बेटा इन डिटेल मैंने आपको जो है ये समझा दिया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखना, अब बेटा अब हम आते हैं आपके किसकी तरफ, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे अगले डिसऑर्डर की तरफ जिसको हम कहते हैं एम्फाइसीमा। अब जरा ध्यान से देखना बेटा एम्फाइसीमा क्या होता है, एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। अब आपके सामने एक शब्द आ गया है बेटा क्रॉनिक डिसऑर्डर, ठीक है बेटा, एक शब्द आपके आगे आ चुका है जिसको हम कह रहे हैं आपके क्या, क्रॉनिक डिसऑर्डर। एम्फाइसीमा क्या होता है बेटा आपका,
एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। अब आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए, सर एक क्रॉनिक डिसऑर्डर क्या होता है? तो बेटा क्रॉनिक डिसऑर्डर एक लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ कंडीशन है, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी होती है और वो एक लंबे समय तक रहने वाली है बेटा, वो जाने नहीं वाली, जर्नली नॉट क्यूरेबल। बेटा ये बीमारियां सही नहीं होती, जैसे कि कैंसर। कैंसर बेटा आपका क्रॉनिक डिसऑर्डर है, अगर एम्फाइसीमा आपको हो गया तो बेटा वो नहीं जाने वाली, उसका कोई क्योर नहीं है। जर्नली, बेटा शब्द का ध्यान देना, जर्नली नॉट क्योरेबल, जर्नली उसको क्योर नहीं करा जा सकता, बट उसे बेटा मेंटेन करा जा सकता है, यानी कि जो उसकी स्थिति है वो उससे भी ज्यादा वर्सन ना हो, वो उससे भी ज्यादा और ना बिगड़े, उसे हम उसी जगह पे मैनेज कर लें। तो आप इसका ऑन गोइंग मैनेजमेंट कर सकते हो, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये रहती है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ कंडीशन। बेटा इसको हम कहते हैं आपकी क्रॉनिक डिसऑर्डर, जैसे कि आपके कैंसर हो गया, आपके बेटा डायबिटीज हो गई, ये सब जनरली क्यूरेबल नहीं है बेटा, इनको सही नहीं करा जा सकता, बट इनको मैनेज करा जा सकता है। तो ऐसी बीमारियों को ही हम कहते हैं बेटा आपके क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्या कहते हैं बेटा? ऐसी ही बीमारियों को हम कहते हैं बेटा आपके क्रॉनिक डिसऑर्डर। तो देखो जरा ध्यान से, तो एम्फाइसीमा क्या है बेटा? एम्फाइसीमा आपका क्रॉनिक डिसऑर्डर है, और क्रॉनिक डिसऑर्डर में बेटा आप यहाँ पर इस तरीके से लिख लोगे, क्या होता है बेटा? ये आपका लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ कंडीशन को हम कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ कंडीशन। चलो मैं तुमको लिखा देता हूं, अदरवाइज तो आपको समझ में आ गया होगा क्रॉनिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। अगर अब आपसे कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर पूछता है तो आप उसे बता दोगे कि भैया एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक रहती है, जर्नली क्यूरेबल नहीं होती, बट उसे मैनेज करा जा सकता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ कंडीशन। ठीक है बेटा, जैसे कि आपकी कैंसर हो गई, आपकी एम्फाइसीमा हो गई, आपकी डायबिटीज हो गई, ठीक है। इस पर बेटा इसी में आप यहां पर लिख दोगे जर्नली नॉट क्यूरेबल, जर्नली नॉट क्यूरेबल, इसे सही नहीं करा जा सकता है, जर्नली नॉट क्यूरेबल बट कैन बी मैनेज्ड, बट कैन बी मैनेज्ड, पर उसे जो है बेटा मैनेज करा जा सकता है, ठीक है। अब जो है जरा बेटा हम आते हैं आपके किसके ऊपर, आपके एम्फाइसीमा में। एम्फाइसीमा में एक्चुअल में होता क्या है बेटा? एक्चुअल में जो एम्फाइसीमा होने का जो बेटा मेजर कॉज होता है वो होता है आपका बेटा सिगरेट स्मोकिंग। देखो बेटा लिख भी रहा है, एनसीईआरटी क्या लिखती है, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस इज सिगरेट स्मोकिंग। तो बेटा जो भी लोग आपके सिगरेट पीते हैं, पहली बात तो उनको पीना नहीं चाहिए। तो जितने भी लोग ये जो बेटा सुट्टा मारने में बिजी हैं, इन सबको कहीं ना कहीं आगे जाके बेटा आपके एम्फाइसीमा हो सकता है। होता क्या है एम्फाइसीमा में, जैसे हमने अस्थमा में देखा था, हमें एम्फाइसीमा में भी पता होना चाहिए आखिर होता क्या है। तो बेटा एम्फाइसीमा में एक्चुअली में पता है आपके क्या होता है? एम्फाइसीमा में जब आप बेटा कोई ज्यादा सिगरेट पीता है तो उसकी वजह से पता है क्या होता है, एल्वियुलर वॉल्स आर डैमेज्ड। एल्वियुलर वॉल्स जो होती हैं बेटा, जो आपकी एल्विलाई की वॉल होती हैं, वो आपकी बेटा डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, अगर बेटा आपको पता है एल्विलाई जो है वो एल्विलाई उसी के थ्रू जो है बेटा आपका गैसियस एक्सचेंज होना है, अगर बेटा वो वॉल आपकी डैमेज हो गई तो आपका पता क्या होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस जो एरिया है वो आपका बेटा डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि ज्यादा गैस उससे एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स अगेन आपकी बेटा ब्रीथिंग के अंदर समस्या आ गई। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? एल्व्यूलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। तो बेटा होता क्या, एल्व्यूलर वॉल जो आपकी होती है वो आपकी क्या कर जाती है, वो आपकी बेटा डैमेज हो जाती है। ठीक है बेटा, आप इस लाइन को अच्छे से याद रखोगे। एक मिनट देखो, मैं इस पे जो है क्या करता हूँ आपके वो कर ही देता हूँ। ठीक है, जो जो मेन लाइन है अपन क्या करते हैं, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा इसमें होता क्या है, इसके अंदर आपके होता है बेटा जो एल्व्यूलर वॉल होती है बेटा वो आपकी क्या कर जाती है, वो आपकी डैमेज हो जाती है। ठीक है, एल्व्यूलर वॉल जो है बेटा वो आपकी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, देखो इसके अलावा और क्या होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से बेटा जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया होता है बेटा वो आपका क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा उसी के थ्रू तो आपका गैसियस एक्सचेंज होना है, और अगर वो आपके खराब हो गया तो बेटा एल्वियुलर वॉल आपकी डैमेज होगी, तो रेस्पिरेटरी एरिया जहां से गैसियस एक्सचेंज होना है वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसका बेटा कॉज क्या है, इसका कॉज होता है बेटा आपका सिगरेट स्मोकिंग। तो इसका जो कॉज होता है बेटा वो आपका होता है सिगरेट स्मोकिंग। तो देखो बेटा इसका जो कॉज होता है वो आपका होता है बेटा सिगरेट स्मोकिंग। देखो, तो इसका जो कॉज होता है बेटा वो आपका होता है सिगरेट स्मोकिंग। आपको समझ में आ गया बेटा? कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो मुझे एक्स्ट्रा लिखने की यहाँ पर बेटा नीड लग रही है? नहीं बेटा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं लिखनी है। क्रॉनिक डिसऑर्डर समझाना था, समझा दिया। अब तुम्हें एक बार इमेज दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। तो देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है बेटा? देख बेटा, एक तरफ तो ये दिख रहा होगा नॉर्मल एल्वेलाई। देख बेटा ये वाला कौन सी कंडीशन है, ये है तेरी नॉर्मल एल्वेलाई वाली कंडीशन, और दूसरी तरफ है तेरे बेटा एल्वेलाई अफेक्टेड बाय एम्फाइसीमा। अब जरा ध्यान से देख,
बेटा यहाँ से जो तुझे एल्विलाई जो एयर सेक्स तुझे दिख रहे हैं, जरा ध्यान से तू देखियो, क्या तुझे यहाँ पर प्रॉपर वॉल्स दिख रही हैं? देख बेटा, तुझे यहाँ पर प्रॉपर वॉल्स दिख रही हैं, देख यहाँ पर दिख रही होंगी तुझे प्रॉपर वॉल्स। लेफ्ट वाले डायग्राम को देख तू ध्यान से, ये तुझे बेटा वॉल्स दिख रही हैं, देख ये रही तेरी वॉल, ये रही तेरी वॉल, ये रही तेरी वॉल, ये रही बेटा वॉल, ये रही वॉल, ये रही और ये रही। बट जबकि तू यहाँ देखता है तो बेटा यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुझे आउटर बाउंड्री दिख रही है, इनर वॉल नहीं दिख रही है। अब देख बेटा, इससे तेरा सरफेस एरिया कितना चेंज हो गया। पहले देख ये इस पूरे एरिया से देख तेरा चेंज हो सकता था, इस पूरे एरिया से चेंज हो सकता था, ये सब मिलकर बेटा कितना एरिया कर रहे थे। अगर अंदर की ये बाउंड्री तेरी डैमेज कर गई तो बेटा देख सिर्फ तेरे पास इतना सा एरिया ही बच जाएगा। दैट मीन्स तेरा सरफेस एरिया जो है बेटा वो डिक्रीज कर गया। और जब तेरा सरफेस एरिया बेटा डिक्रीज कर जाएगा तो बेटा फिर देख तुझे क्या समस्या हो जाएगी, तेरे जो गैसियस एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो बेटा एम्फाइसीमा समझ में आ गया, सरफेस एरिया आपको समझ में आ गया। एक और बार बताऊं सरफेस एरिया कैसे डिक्रीज कर रहा है। देखो बेटा, ये देखो एक होल ये हो गया इसका बाउंड्री, दूसरे का ये रहा, तीसरे का ये रहा, चौथे का ये रहा, और सपोज करो ये इसकी जो है आउटर बाउंड्री आपकी दे रखी है, ठीक है। अब बेटा देखो ये पूरा एरिया है आपके चेंज करने के लिए, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया है। अब अगर अंदर की वॉल चले जाएं तो आपके पास सिर्फ इतना सा ही एरिया बेटा बच जाता है आपका गैसियस एक्सचेंज करने के लिए। दैट मीन्स आपका बेटा सरफेस एरिया जो है वो आपका कम हो गया, ठीक है। तो एल्वियुलर वॉल के डैमेज होने से। अब जो अगला आता है बेटा वो आता है आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? तो बेटा कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जिनके अंदर धूल बहुत ही ज्यादा उड़ती है। उनमें से एक है बेटा आपके मेजर, जो मैं बताता हूँ आपको, कंस्ट्रक्शन। देखा है बेटा, कंस्ट्रक्शन साइड पर आपने देखा हो कितनी ज्यादा धूल रहती है। कभी आपने देखा हो आपके घर के बाद बेटा रोड बनती है तो आप देखते हो कितनी धूल होती है। आपका घर जब बना होगा बेटा, जो वर्कर्स आपके यहाँ काम करते थे वो देखो कितनी धूल में काम करते हैं, कितनी धूल उड़ती है। दूसरा आपने बेटा माइनिंग सुनी होगी, माइनिंग होती है बेटा, माइनिंग में कितनी ज्यादा धूल होती है। खासकर बेटा कोल वर्कर्स आपने देखा होगा जो कोल माइंस में काम करते हैं, वहां पर कितनी ज्यादा। और जो बेटा वो धूल होती है ना, वो जो डस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है। वो इतनी पतली होती है कि वो बेटा आपके डायरेक्टली आपके इस ट्रैक्ट से, ये जो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दिख रहा है, इसको पार करते हुए सीधे बेटा आपके लंग्स में पहुंच जाती है। और जब ये लंग्स के अंदर पहुंच जाती है तो बेटा ब्रीथिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है आपको समस्या देखने को मिलती है। तो जहां भी बेटा ये धूल उड़ती है, चाहे वो बेटा आपकी स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री हो गई, आपकी स्टोन ग्राइंडिंग इंडस्ट्री हो गई। ग्राइंडिंग मतलब समझते हो, कभी आपने देखा बेटा जो स्टोन के कुछ आर्टिफिशियल्स आपके आर्टिशियंस बनते हैं, क्या कहते हैं, जो आपके कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जिनके ऊपर मशीन लेके घिसते रहते हैं। तो बेटा आपने देखा हो घिसते वक्त जो है आप पत्थर को घिसते हो तो एक धूल प्रोड्यूस होती है और बहुत पतली होती है बेटा। वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बहुत पतले होते हैं, वो इजीली आपको इनहेल करके अंदर जो है बेटा ये पहुंच जाते हैं सांस के थ्रू, और बहुत ही ज्यादा जो है बेटा आपके क्या होते हैं, ये घातक होते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है समस्या जो है आपको ये देते हैं, ठीक है बेटा। अब जो है मैं इसको इसी से पढ़ा रहा हूं और मैं फिर आपको जो है थोड़ा सा इसके बारे में और आपको बताऊंगा। देखो जरा ध्यान से, आओ देखो जरा बेटा ध्यान से। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं किस बारे में, आपसे बात कर रहे हैं बेटा, इस बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में। तो जरा ध्यान से आप अब देखिएगा, ठीक है बेटा। एक मिनट यार, ये क्या हो गया, अरे यार ये क्या कर दिया इसने, एक मिनट दो, एक मिनट बेटा, कट हटाओ। देखो अब जरा ध्यान से आ जाओ। तो बेटा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी कि ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो जो बेटा लोगों को उनके काम की वजह से होते हैं, ठीक है। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, तो बेटा कुछ इंडस्ट्रीज में आप क्या देखते हो, स्पेशली कौन सी बेटा, दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग, दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। तो बेटा खासकर ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आप स्टोन को ग्राइंड करते हो और ब्रेक करते हो, ठीक है। ग्राइंड मतलब बेटा उसको जो आप क्या करते हो, घिसते हो, ठीक है। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद द सिचुएशन। तो बेटा जब आप ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हो जहां पर स्टोन ब्रेकिंग या फिर स्टोन ग्राइंडिंग होती है, तो आप क्या देखते हो, वहां पर बहुत सारी डस्ट आपकी क्या होती है बेटा, बहुत सारी डस्ट जो है बेटा वो आपकी प्रोड्यूस होती है और वो फिर बेटा आपकी बॉडी के अंदर जाती है। बॉडी के अंदर जाएगी तो बेटा डिफेंस मैकेनिज्म जो है आपकी बॉडी का, जो आपकी बॉडी की रक्षा करता है, वो तो चाहता है किसी भी तरीके से कोई भी जो बेटा आपके डस्ट है वो अंदर ना आए, बट फिर बेटा इतनी ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि वो उनको रोक नहीं पाता है, ठीक है। और जब लंबे समय तक कोई ऐसी जगह पर काम करता है, देखो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस।
तो बेटा जब आप लंबे समय तक ऐसी जगह पर काम करते हो जहां पर इतने फाइन पार्टिकल्स, इतनी ज्यादा धूल उड़ती है, तो उसकी वजह से क्या होती है बेटा, इन्फ्लामेशन हो जाती है, आपकी सूजन आ जाती है, और सूजन की वजह से क्या होता है, फाइब्रोसिस। अब फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, फाइब्रोसिस का मतलब होता है फाइबर फॉर्मेशन। देखो जरा ध्यान से, तो आप जब देखते हो इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, फाइब्रोसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ फाइबर। देखो जरा ध्यान से, फाइब्रोसिस का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ फाइबर। देखो फाइब्रोसिस का मतलब होता है बेटा आपका फॉर्मेशन ऑफ फाइबर, यानी फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, देखना जरा ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक है। देखना, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रोसिस का मतलब ही ये है बेटा प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग और इंक्रीजिंग इन नंबर, यानी कि जो आपका फाइब्रस टिश्यू होता है ना बेटा, होता क्या आपके लंग के ऊपर जो फाइब्रस टिश्यू को जो है बेटा वो जमता जाता है, वो बढ़ता जाता है, ठीक है, जिस वजह से जो आपके फर्दर जो है बेटा आपके लंग को डैमेज होने लगता है, ठीक है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बेटा आपके, देखो जरा ध्यान से, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, देखो, तो बेटा जो आप प्रोलिफरेशन वर्ड यहाँ पर देख रहे हो, जरा ध्यान से आप देखिएगा, प्रोलिफरेशन, तो जो आप प्रोलिफरेशन वर्ड यहाँ पर देखते हो उसका मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बेटा, देखो जरा ध्यान से, प्रोलिफरेशन का मतलब आपके क्या होता है, मल्टीप्लाइंग और इंक्रीजिंग इन नंबर, मल्टीप्लाइंग और इंक्रीजिंग इन नंबर, ठीक है, यानी फाइब्रस टिश्यू का जो है बेटा नंबर बढ़ जाता है, मल्टीप्लाइंग और इंक्रीज इन नंबर, इसका मतलब होता है प्रोलिफरेशन, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर, वही बेटा फॉर्मेशन ऑफ फाइबर, या फिर आप कह सकते हो फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, जिसकी वजह से बेटा सीरियस लंग डैमेज होता है। अब सर इससे जो है बचाव कैसे करा जा सकता है, तो बेटा जो इससे बचाव आपका करा जा सकता है उसका बहुत सिंपल तरीका है, क्या है कि आप जो बेटा आपने कुछ मास्क देखे होंगे, जो रेस्पिरेटरी मास्क होते हैं, उनको जो है पहन के उनको काम करना चाहिए, बट वर्कर्स को कभी भी ये बेटा प्रोवाइड नहीं करे जाते, ना तो उनको सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जाते हैं। मैं यार ये थोड़ी जो लोअर कंट्रीज होती है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो बेटा इंडिया में भी जो है एज सच वर्कर्स के का जो है कभी भी ख्याल नहीं रखा जाता है, उनको जो है नॉर्मली ऐसे ही काम कराया जाता है, ना तो उनको कोई मास्क दिए जाते हैं, ना ही कोई प्रोटेक्टिव गियर्स वो पहनते हैं, इसलिए तो बेटा सबसे ज्यादा एक्सीडेंट भी आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं वर्कर्स के साथ, जब कंस्ट्रक्शन साइट पे वो काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जो है आपके पूरी तरीके से जो है बेटा आपके सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करा जाता है, जिस वजह से जो है बेटा आपकी समस्या होती है, ठीक है। देखो बेटा, तो इसका समाधान क्या है बेटा, देखो, तो इसका जो समाधान है वो बेटा ये है, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड बियर आपके प्रोटेक्टिव मास्क, और बेटा प्रोटेक्टिव मास्क भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, समझ में आ गया बेटा। इससे पहले आप जरा इस बीमारी को देखो, ये तो देखो बेटा इस तरफ आपको क्या दिख रही है, इस तरफ आपको दिख रही है हेल्दी एल्वियोलाई, और इस तरफ दिख रही है आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस। क्या होता है, देखो पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, और फाइब्रोसिस मतलब आपने अभी अभी देखा प्रोलिफरेशन, आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ फाइबर, या फिर आप कह सकते हो बेटा प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, यानी कि बेटा इंक्रीज इन नंबर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। अब अगर बेटा फाइब्रस टिश्यू देखो यहां पर बढ़ा हुआ है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, सॉफ्ट टिश्यू दैट एक्सपेंड्स विद ब्रीथिंग, तो बेटा यहां पर जो है फाइब्रस टिश्यू बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में, बट पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है, जब ऐसी डस्ट में लगातार रहते हैं तो वहां फाइब्रस टिश्यू ज्यादा बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको फाइब्रस टिश्यू बढ़ा हुआ, देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होता है स्टिफ थिक टिश्यू, तो यहाँ पर जो है बेटा थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है, इतनी आसानी से जो बेटा वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका लंग डैमेज हो जाता है, उनको अलग अलग बीमारियां जो है बेटा आपको हो जाती हैं, ठीक है। आप पहले तो बेटा बताते थे, अब तो इतना नहीं बताते हैं टीचर्स, इसके बारे में मैं बताता हूँ। आपने ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है। पहले मैं आपको मास्क दिखा देता हूँ, तो बेटा ये आपको दिख रहा है, ये जो इस इंसान ने पहना है यही है आपका प्रोटेक्टिव मास्क, आप इसी को कह सकते, इसी को हम कहते हैं बेटा आपके रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव मास्क, रेस्पिरेटरी मास्क। बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये जो इसने पहना है, इसी को हम कहते हैं आपके रेस्पिरेटरी मास्क। इसके थ्रू पता है क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो कभी भी इसके अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये जो है मैक्सिमम आपकी जो है बचाव करने की कोशिश आपका जो है करता है, बट वर्कर्स को कभी भी ये सब प्रोवाइड नहीं करे जाते, महंगे आते हैं बेटा, कोई भी उनके बारे में ना तो सोचता है, ना ही कोई उनकी बेटा चिंता करता है, ना ही किसी को कोई मतलब है, ठीक है। तो बेटा
इसलिए मुझे लगता है जो एजुकेशन होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेटा पैसे कमाने के लिए नहीं, मतलब आप एजुकेशन ले रहे हो, बल्कि आप एक ऐसी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए एजुकेशन ले रहे हो। मतलब सोसाइटी को बेहतर करने के लिए आप जो है बेटा एजुकेशन ले रहे हो, तो आपका जो प्राइम फोकस होना चाहिए बेटा वो ये होना चाहिए कि हम अच्छा तो पढ़ें, खुद के लिए तो कमाएं, बट हम जो है बेटा कुछ किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें अपने समाज को भी, अपनी सोसाइटी को भी बेटा पे बैक कर सकें। ठीक है बेटा। अब आपने बेटा कुछ सुने होंगे, जैसे आपने ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। ठीक है। अब जैसे आपने कभी सुना होगा, आपने बेटा सिलिकोसिस सुना होगा। तो बेटा सिलिकोसिस जब आपकी बीमारी बेटा आपको आपकी कोई भी समस्या, आपकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है बेटा, ठीक है, आपके किसकी वजह से होता है बेटा, आपके सिलिका डस्ट की वजह से होता है, तो बेटा हम उसको कहते हैं सिलिकोसिस। इसके अलावा बेटा आपने सुना होगा एस्बेस्टोसिस। जब भी आप एस्बेस्टोस फाइबर्स को अपने लेते हो, जो कि बेटा जिनका इस्तेमाल करा जाता था आपके किस में, बिल्डिंग मटेरियल में, ठीक है, उनके अंदर इसका इस्तेमाल करा जाता था। तो जब आप इसको एस्बेस्टोस को इनहेल करते हो तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं एस्बेस्टोसिस। इसके अलावा बेटा आपने एक और बीमारी सुनी होगी, न्यूमोनो, आपके क्या कहते हैं, न्यूमो, आपको एक मिनट, न्यूमोकोनियोसिस, हाँ न्यूमोकोनियोसिस आपने सुना होगा बेटा, जिसको हम कहते हैं आपके क्या, जिसको हम कहते हैं बेटा आपके ब्लैक लंग डिसीज। तो जो बेटा आपके कोल माइन, जो आपके बेटा वर्कर्स कोल माइन में वर्क करते हैं, जो कोयले की खदानों में आपके वर्कर्स वर्क करते हैं, उनको जो आपकी जो कोल डस्ट जो जब वो उसको इनहेल करते हैं, तो बेटा जिनसे उसको जो उनको बीमारी होती है उसको हम कहते हैं आपके क्या बेटा, उसको हम कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है बेटा, ये आपने सुना होगा। एक आपने शायद बेटा बाई साइनोन, एक मिनट, क्या कहते हैं उसको, उसको हम कहते हैं बेटा आपके बाईसाइनोसिस, यस बाईसाइनोसिस। तो उसको हम कहते हैं बेटा बाईसाइनोसिस। तो जो बेटा कॉटन इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं टेक्सटाइल वर्कर, जब वो बेटा कॉटन को इनहेल करते हैं तो उनको हो जाता है आपके क्या, बाईसाइनोसिस। ठीक है, आपको समझ में आ गया, जिसको हम कहते हैं बेटा आपके क्या, जिसको हम कहते हैं बेटा आपके ब्राउन लंग डिसीज। बट ये सब आपको अब नहीं जानना है, ना ही आपसे पर्टिकुलरली दिया जाएगा, ना ही पूछा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा ये सब चीज हमें भी आती है, ठीक है, बट आपको अगर कोई बताता है पढ़ाता है तो आपको नहीं पढ़ना है ये सब। चलो ऐसा करता हूँ यार, मैं लिखा ही देता हूँ, लिखाऊं क्या बताओ, ऊपर ऊपर से मैं लिखा सकता हूँ बेटा एस्बेस्टोस बाईसाइनोसिस। चलो मैं ऊपर ऊपर से आपको लिखा देता हूँ, आ जाओ देखो, फिर भी लिख लो, आप एक बार देख लोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। तो आप क्या लिखोगे बेटा, अब जरा ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले आप लिख लो बेटा, आप लिख लो यहाँ पर एस्बेस्टोसिस, आप लिख लो यहाँ पर बेटा क्या, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या लिख लोगे, देन इसके बाद आप लिख लोगे बेटा सिलिकोसिस, सिलिकोसिस। देन उसके बाद आप लिख लोगे बेटा बाईसाइनोसिस, आप लिख लोगे क्या बेटा, बाईसाइनोसिस, आप लिख लोगे बेटा बाईसाइनोसिस, बाईसाइनोसिस। ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, अभी मैं लिखाऊंगा बेटा कौन सी चीज किससे क्या हो रही है, बाकी ये नहीं बताने वाला बेटा मैं फिर से कि आपको ब्राउन लंग डिसीज, ब्लैक लंग डिसीज, इनको नॉर्मली जर्नली इस नाम से कहा जाता है। ठीक है, बाकी आप लिख लोगे बेटा न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमो, आप लिखोगे बेटा न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, तो जब आप बेटा एस्बेस्टोस फाइबर्स को इनहेल करते हो तो एस्बेस्टोस होता है। ठीक है, एज, एक मिनट बेटा एव क्यों लिख दिया मैंने, आपके यहाँ पर आएगा एस्बेस्टोस फाइबर्स। अरे यार फिर गलती कर रहा हूँ, एक मिनट यार, आप यहाँ पे लिखोगे बेटा एस्बेस्टोस फाइबर्स, एस्बेस्टोस फाइबर्स। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाती है बेटा आपके सिलिकोसिस। सिलिकोसिस बेटा सिलिका डस्ट के इनहेल से होती है, इसके बेटा आपके सिलिका डस्ट के इनहेल से होती है। बाईसाइनोसिस किससे होती है बेटा, बाईसाइनोसिस होती है बेटा आपके कॉटन के, ठीक है, कॉटन डस्ट से, कॉटन डस्ट को इनहेल करने से। बेटा जो कॉटन इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और न्यूमोकोनोसिस आपके होती है बेटा आपके कोल डस्ट से, कोल डस्ट। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, जो है बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी भी करा दिया, सारी चीजें आपको बता दी, और आपको बहुत बेहतरीन जो है बेटा मजा आ गया होगा। तो बेटा थैंक यू सो मच, आपने ये लेक्चर यहाँ तक लिया। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया बेटा, लगभग 55 मिनट्स का ये लेक्चर हो गया है, बट बेटा कोई बात नहीं, हमें चीजें समझनी है, हमने बेहतरीन तरीके से चीजें आपको समझाई हैं, आपने बेहतरीन तरीके से चीजों को समझा है, और आपको बहुत ही ज्यादा जो है बेटा मजा भी आ गया होगा। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और बेटा
जो है आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा आपको जो है बेटा मोटिवेट रहना है। ठीक है बेटा, तो लगे रहिए इसी मेहनत से, इसी जुनून के साथ, और बेटा नीट क्रैक आपका इस साल होके रहेगा। ठीक है, और याद रखना बेटा जो पढ़ाएंगे वही आएगा नीट 2026 में। बाय बाय, टेक केयर।